हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग मिलकर तैयारी क्या कर रहे थे कि सीबीएसई टर्म 2 के सोशल साइंस पे काम कर रहे थे। हम सोशल साइंस में मैंने क्या बताया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब कि जो भी उसमें मैंने क्या बताया कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो मैंने पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में जान लेता हूं कि पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट का रीजन क्या था, आखिर वो हुआ क्यों था। तो मैंने पिछले जो लेक्चर बताया था उसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया था, मैंने देखा था, वो कमेंट्स भी मैंने दिखा दिया था आपको। मतलब क्या बोलो यार, लग रहा है ना जैसे कि सब कुछ एक सपने की तरह। आप लोग का अच्छा रिस्पांस मुझे और प्रेरणा दे रही है आगे बढ़ने के लिए। तो बातें यदि मैं करूं तो मैंने क्या बताया कि किसी भी लड़ाई को, कोई भी वार यदि स्टार्ट होता है तो उसके कुछ रीजन्स होते हैं। जैसे देखो 4 पॉइंट डिपेंड करता है, किसी भी लड़ाई में 4 पॉइंट डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या डिपेंड करता है कि आपका कौन कौन सा इंसान उसमें इन्वॉल्व था, कौन कौन सा देश इन्वॉल्व था। यदि वर्ल्ड वार हो रहा है तो देश इन्वॉल्व होगा, तो कौन कौन सा देश था जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट था। दूसरी चीज कि रीजन्स बिहाइंड दिस, इस वर्ल्ड वार फर्स्ट के क्या रीजन थे, क्यों ये लड़ाई हुआ था, ठीक है। तीसरी चीज मैं बोलूं तो क्या था कि हाउ इट स्टार्टेड, ये स्टार्ट कैसे हुआ था। कैसे कोई भी लड़ाई होती है ना तो उसका कुछ स्टार्ट होता है कि भाई कोई ऐसा कांड कर दिया जिसके कारण लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है। फिर हाउ इट स्टार्टेड के बाद मैं क्या बात करूं तो सबसे लास्ट में जो होता है किसी भी लड़ाई का, वो क्या होता है कि ऐसी लड़ाई दोबारा नहीं हो उसके लिए क्या क्या मतलब इफेक्ट डाला जाए, क्या क्या आपका रिजल्ट निकल सकता है एक अच्छा वाला, जिससे कि हम आगे ऐसी लड़ाई ना हो, उसके लिए एक्शन लिया जाना। सिंपल सी बात। तो मैं यदि बात करूं सबसे पहले तो आपको मैं क्या बोला कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में कितने देश जो थे इसमें भाग लिए थे, कितने देश इसमें इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले मैं इसको बातूं तो इसको 2 पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहला आपका जो था वो अलाइड पावर था। ओके, वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट होने वाले को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला आपका अलाइड पावर था, जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र बोलेंगे, जिसमें आपके कौन कौन से कंट्री थे, रसिया थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, यूएसए थे, जापान थे। मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट में बात करें अलाइड पावर्स की, 2 ग्रुप में बांटे गए, एक अलाइड पावर्स और एक सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर में आपके रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान थे, ठीक है। बात करूं सेंट्रल पावर की तो सेंट्रल पावर में आपके ऑस्ट्रो हंगरियन थे। ऑस्ट्रो हंगरियन से मेरा मतलब हुआ कि ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों सेम एम्पायर से थे, इसलिए इन दोनों का नाम साथ में लिया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी अभी वियना है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ठीक है। फिर देखो बात करूं जर्मनी की, जर्मनी भी इसमें इन्वॉल्व था सेंट्रल पावर्स में, और एक आपका ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज थे जो आपके पार्टिसिपेट थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में। दोनों का ग्रुप था, एक अलाइड पावर्स, एक क्या था, सेंट्रल पावर्स। आप याद कैसे करोगे इसको, कैसे याद करोगे, मतलब कि हम यदि बोले कि सर याद नहीं होगा, अजीब तरह का नाम है ऑस्ट्रो हंगरियन, या फिर कंट्री है 3-4 है भूल जाएंगे, तो भाई इसको याद करने का एक सिंपल सा मतलब है। देखो मैंने लिखा है ऐसे, आप याद कैसे करोगे। आपका यदि अलाइड पावर से तो उसको याद करना बुर्ज फ्रांस, ठीक है। बुर्ज फ्रांस बोलने से मेरा मतलब क्या हुआ कि बी फॉर ब्रिटेन, यू फॉर यूएसए, आर फॉर रसिया और जे फॉर जापान, ठीक है। बुर्ज फ्रांस, ओके। ये याद करने से आपको अलाइड पावर्स याद हो जाएगा। और आपका जो सेंट्रल पावर्स है उसको कैसे हम याद करेंगे, उसको याद करने का तरीका है कि आप ये याद कर लो कि और भूखा जर्मनी का पारा टूटा। और भूखा जर्मनी का पारा टूटा से मेरा सेंस ये हुआ कि और भूखा का मतलब ऑस्ट्रो हंगरी, हंगरी का मतलब भूखा ही होता है फ्रेंड्स, ओके, इंग्लिश मीनिंग। तो और भूखा मतलब क्या, ऑस्ट्रो हंगरी। जर्मनी, जर्मनी ही रहेगा। का पारा, पारा से अंपायर हुआ मेरा, और टूटा ऑटोमन, ऑटोमन अंपायर को टोटल मैंने नाम लिया पारा टूटा, ओके। तो याद करने का तरीका आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं बात करूं अलाइड और सेंट्रल पावर की तो इसको 2 ग्रुप में बांटे गए थे, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट को। रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, जर्मनी, ऑटोमन अंपायर आपका सेंट्रल पावर्स, ये आपका अलाइड पावर्स। इतनी बातें समझ में आई कि सोचो इतने सारे लोग इतने बड़े बड़े कंट्रीज वर्ल्ड वार फर्स्ट में इन्वॉल्व होंगे, तो पक्की बात है कि बहुत सारे लोग इसमें, मतलब कितना बड़ा लॉस हुआ होगा सोच सकते हो। ये इतने सारे बड़े बड़े कंट्री सारे, और देखो इंडिया क्यों इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे आपको छोटा सा क्लू देता हूँ।
जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी ना, वो स्टार्ट होने का टाइम था 1914। अब सोचो इस समय मेरा देश कहाँ था? गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था। तो इस अंग्रेज से मेरा मतलब क्या हुआ? अब यहां से ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हो छोटा सा, कि जब अलाइड पावर्स में आपका ब्रिटेन, और यही आपका मेन कंट्री था, ठीक है, यही मेन कंट्री था जो कि अलाइड पावर्स का था, मेन मेंबर बोल सकते हो। तो जब ये ब्रिटेन आपका लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो ये हमारे इंडिया पे क्या था? कब्जा जमाए हुए था, इंडिया हमारा गुलाम था इसका। तो सीधी सी बात समझो ना कि जब इसका गुलाम था तो पक्का है कि इंडिया के भी आर्मीज को ये ले जाएगा ना। यहीं से आपका शुरू होता है, मान लो कि आपका टॉपिक कि इंडिया का वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंपैक्ट क्या था। तो सबसे पहले इसमें ब्रिटेन इन्वॉल्व था, और ब्रिटेन इन्वॉल्व होने से मतलब मेरा क्या कि ब्रिटेन का गुलाम था उस वक्त इंडिया। तो इंडिया जब गुलाम था तो आपको सिंपल सा बात समझ में आ गई कि सोचो इंडिया के साथ फिर वो क्या करेगा, जो चाहेगा वो करवाता, ठीक है, उस टाइम तो ऐसा था ही। तो ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे क्या आ गया था? इन्वॉल्व हो गया था, इंडिया के आर्मीज हो गए थे, इंडिया का जितना भी हेल्थ था, वेल्थ था, सब कुछ लेके गया वर्ल्ड वार फर्स्ट में ताकि ये जीतने के लिए बस इसका इस्तेमाल किया इंडिया का। तो सोचो यहीं पे फिर आपका आता है आगे, यदि मैं बढ़ूं तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके रीजन्स क्या थे? रीजन्स बोलने से मेरा सेंस होता है कि किसी भी लड़ाई के रीजन्स की बात करूं तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं। बहुत सारे रीजन्स बोलने से, जैसे बड़े बड़े देशों के बीच लड़ाई हो रही है तो आपका सबसे पहले इंपीरियलिज्म होगा, ठीक है, इंपीरियलिज्म होगा। मतलब क्या? इंपीरियलिज्म का मतलब हुआ साम्राज्यवाद। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हम एक दूसरे से छोटा रहें, यदि उसके पास पावर है तो अपना पावर यूज करेगा ही करेगा। ये तो बात आप भी समझते हो कि यदि आपके पास पावर है, ठीक है, तो आप उसको चाहे किसी भी तरह से यूज करो, बस दूसरे लोगों को क्या करना है? झुकाना है, ठीक है। तो वही पहले सेंस था वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम, हर देश का यही एक, मान लो कि एक क्या बोल सकते हो, ड्यूटी था, मान लो कि हम क्या करेंगे कि दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए इंपीरियलिज्म लाएंगे, साम्राज्यवाद लाएंगे। इससे क्या होगा समझो, इट इज अ सिस्टम वेयर वन पावरफुल नेशन ऑक्युपाइज, कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट्स स्मॉलर नेशंस, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम होता है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, जिसमें एक पावरफुल नेशन बोलने से मेरा सेंस क्या हुआ कि एक शक्तिशाली देश, हर तरह से वो क्या है? फुलफिल्ड है। ऐसे देश क्या चाहेंगे कि जो भी छोटा देश है उसके स्पेस को, उस पर कंट्रोल करें, उसको शोषित करें, ताकि वो डरकर क्या करे? अपने आप को उस बड़े देश के हवाले कर दे। मतलब क्या कि एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होगा कि कोई बड़ा देश छोटे देश पर किसी भी तरह से कब्जा जमाएगा, इसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन आपका था जो इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत है। देखो नेशनलिज्म। तो आप बोलोगे सर नेशनलिज्म के बारे में आपने ये बताया था कि फीलिंग्स होता है अपने देश के लिए, तो इसका फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या इंपैक्ट था, क्या दोनों में कनेक्शन था? तो देखो मैंने सिंपल सा वर्ड्स में ये लिखा है। मैंने देखो फ्रेंड, दूसरी चीज, मैं जो भी वर्ड्स यहां पे यूज करता हूं वो आपको समझने के लिए होता है। मैं नॉर्मल वर्ड ही यूज करता हूं, ऐसा नहीं कि कोई वर्ड ऐसा यूज करे जिसके बारे में आपको पता नहीं, आपको प्रोनाउंसिएट करने नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको लिखना मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि ठीक है। तो देखो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल वर्ड्स में सारे को लिख रहा हूं, नॉर्मल वर्ड्स में ही आपको समझना है, ठीक है। तो देखो मैं यदि नेशनलिज्म की बात करूं तो नेशनलिज्म में मैं ये बताया था कि एक ऐसा फीलिंग्स होता है, एक ऐसा आइडियोलॉजी होता है जिसमें की भावना होती है देश के लिए कुछ करने की, अपने नेशन के लिए कुछ करने की। तो देखो, तो यहां भी वही बात है, इट वाज अ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट काउज ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। मतलब कि क्या है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था उसमें नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रेंड। वो कैसे था तो समझो, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स इट काउज्ड नेशन टू बिल्ड अप देयर आर्मीज एंड लेड टू इंक्रीज मिलिट्रिज्म। मतलब क्या है कि ये नेशनलिज्म था, उसमें कोई भी देश क्या करना चाहता था कि अपने आर्मीज को, अपने मिलिट्रिज्म को, मतलब क्या वर्ल्ड वार के लिए क्या जरूरी है
आपका सैनिक सेंस, मतलब कि आपका मिलिट्री वाला, आपका आर्मी वाला क्या हो, एक स्ट्रांग हो, तब तो लड़ाई लड़ेंगे ना। अब मेरे पास फौज है ही नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे, अकेले लड़ेंगे क्या, वर्ल्ड वार लड़ने जा रहे हैं यार, ठीक है। एक क्रिकेट भी खेलने जाते हैं, थोड़ी ही विराट कोहली अकेले ही मैच जिताएगा, 11 प्लेयर का होना, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, हर प्लेयर का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, तभी एक मैच जीता जाता है, ठीक है। उसी तरह से इट वॉज अ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट काउज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर्स क्या था कि इट काउज नेशन टू बिल्ड अप देयर आर्मीज एंड लेड टू इंक्रीज मिलिटरिज्म। ओके, मतलब कि एक देश का मिलिट्री और एक देश का आर्मी को बिल्डअप करना जरूरी, बिल्डअप करने का एक रीजन भी हो सकता है नेशनलिज्म का, ठीक है। मतलब ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो कि पीपल क्या सोचते थे कि दैट इफ अ कंट्री वांट्स टू बी पावरफुल, मतलब पहले के जमाने का सोच ये था ना कि यदि कोई देश आपका मजबूत हो तो उसका मतलब कि कैसे मजबूत होगा कोई देश, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी था कि देन इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ वार्स। यदि किसी देश को मजबूती प्रदान करना है, मजबूती देना है, स्ट्रेंथ चाहिए उस देश को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वार करना पड़ेगा। बस यही सेंस था जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार दिखा हमको। तो देखो, यानी कि लोगों का ये सोच था कि यदि एक कंट्री स्ट्रेंथ होगा उसका, उसके पास कुछ पावरफुल गन्स, पावरफुल वेपन्स आएंगे, ऐसी तरह की पावरफुल आर्मीज मिलेंगे, पावरफुल मिलिट्री मिलेगा, इन सारे सेंस की वजह से ही क्या था कि पहले का धारणा था कि ये सब वार के थ्रू ही हो सकता है, वॉर के थ्रू, मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है, इसलिए तो नेशनलिज्म आया था। तीसरा जो रीजन है मेरा, अब मिलिट्रिज्म, इसको छोटा सा एक टॉपिक मैंने बनाया अलग से कि कोई भी कंट्री क्या चाह रहा था, कोई भी कंट्री कब जीतेगा कोई भी वॉर, जब उसके पास मिलिट्री सोर्स, जब उसके पास आर्मी सोर्स, जब उसके पास वेपन्स का सोर्स बहुत अधिक होगा, तब जाकर एक कंट्री क्या होगा, वॉर जीतने की उसकी संभावना बनती है। अभी देखो क्या है, हर देश के पास, जितने भी बड़े बड़े कंट्री है सबके पास एटम बम है, हर देश अपने आप को बड़ा मानता है। कभी भी यदि वर्ल्ड वार हो तो सोचो कितना बड़ा लॉस होगा फिर से, इसलिए ऐसा वर्ल्ड वार दोबारा ना हो उसके लिए भी वर्क किया गया था। देखो फिलहाल अभी ये समझो कि मिलिट्रिज्म में कंट्रीज डेवलप्ड मोर एंड मोर वेपन्स एंड गैदर देयर आर्मीज फॉर वार पर्पस। मतलब क्या है कि एक देश ज्यादा से ज्यादा कर रहा था वेपन्स बनाने का काम, और क्या कर रहा था, अपने आर्मीज को इकट्ठा कर रहा था, क्यों, वर्ल्ड वार के लिए। मतलब सोच लो, प्लानिंग बन चुकी थी कि किसी भी तरह बस वर्ल्ड वार होना है। मेन रीजन देखो यहां पे क्या है कि अलायंस सिस्टम एक था। अलायंस सिस्टम बोलने से मेरा सेंस हुआ कि शासन का पद्धति भी बोल सकते हो कि शासन हमको करना है दुनिया पे, उसके लिए भी क्या हो गए कि कुछ राष्ट्र अलग हो गए, कुछ नेशंस अलग हो गए, कुछ नेशंस अलग हो गए। तो आप समझो अलायंस सिस्टम में क्या होता था कि एवरी कंट्रीज वांटेड दैट टाइम टू टाइम दे इंक्रीज स्ट्रेंथ। मतलब क्या कि कोई भी कंट्री ये चाहता था कि हम क्या करें, दूसरे देश से क्या करें, टाइम टू टाइम, मतलब समय रहते क्या करें, अपने आप को मजबूत कर ले, ताकि आने वाला टाइम में जो वॉर हो उसके लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो सके। मतलब क्या, आप यदि भी सीबीएसई टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हो तो मतलब क्या है कि आप खुद को वॉर के लिए, सीबीएसई टर्म 2 भी आपका एक वॉर ही है, जिसके लिए आप खुद को क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो वेपन्स है वो क्या है, वो ये है जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बस मजे करो। देखो तो एवरी कंट्रीज वांटेड दैट टाइम टू टाइम दे इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ। मतलब कि कोई भी कंट्री ये चाहता था कि मेरा जो पावर है अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में ज्यादा रहे, ठीक है, यही मतलब था ना। फिर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट अलायंस की, तो देखो दो शासन पद्धति थी, मतलब कि जितना भी शासन करने का तरीका था उसको दो पार्ट में बांट दिया गया था। देखो एक दो अलायंस सिस्टम में जो पहला था वो क्या था, आपका जो फर्स्ट था वो था ट्रिपल अलायंसेज। मतलब ट्रिपल अलायंसेज में क्या हो गया, ट्रिपल अलायंसेज में आपका 1882 में ये चर्चा में आया था, 1882 में ये बनाया गया था। तो इस ट्रिपल अलायंसेज में 3 कंट्रीज थे, पहला आपका जर्मनी था, दूसरा आपका ऑस्ट्रो हंगरी था और तीसरा आपका इटली था, ठीक है। और जब ट्रिपल एंटिटी की बात करें तो वो 1907 में आया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि आपका फ्रांस भी था, आपका ब्रिटेन था, आपका रसिया था। सोचो कितने बड़े बड़े कंट्रीज इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। मतलब ये सारे सोचो कितने रीजन्स थे। पहला आपका कौन सा था, इंपेरियलिज्म हो था, ठीक है, फिर आपका नेशनलिज्म था, फिर आपका मिलिट्रिज्म था, फिर आपका एक अलायंस था, ठीक है।
तो टोटल इतने रीजन थे वर्ल्ड वार फर्स्ट होने के, सोचो। लेकिन मेन रीजन जो था वो क्या था ना, कि एक बंदा था। हाउ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, देखो तीसरा चीज मैंने बताया। अभी तक मैंने क्या बताया कि वर्ल्ड वार किनके बीच हुआ था, किन देशों के बीच हुआ था, वो क्लियर हो गया। होप सो आपका क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा ना तो कमेंट सेक्शन आपका खुला पड़ा है, जहां भी आपको डाउट हो रहा है आप हमसे पूछो। मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, यहां पे मैं स्लाइड बनाता हूं आपका, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि चलो कम से कम कुछ तो हमको अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो, आप क्या करो ना, जो भी आपको डाउट्स हो रहा है, छोटा से छोटा, आपको कोई क्वेश्चंस मन में आ रहा है तो पूछो। वो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, आपका ऐप खुला हुआ है वेदू औरा का, आप वहां पे पूछो ना, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ये 1.5 महीना आप मेरे हवाले कर दें अपने आप को, ठीक है। बस क्या बोलूं, 1 घंटा आपको देना है ना, हम कितने बोले, 2 घंटा प्रिपरेशन करना है, बस वही आपके लिए इनफ है, ठीक है। देखो मैं यदि बात करूं, गर्मी भी बहुत है यार। देखो, हाउ द वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था, क्यों इसका न्यू कैसे रखा गया था, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मन में आता है, इसलिए आता है क्योंकि वर्ल्ड वार हो तो रहा था, बट एक्चुअल में इसका रीजन क्या था, क्यों वर्ल्ड वार करना पड़ा, क्या इसका रीजन तो समझो पहले। एक राजा था ऑस्ट्रिया का राजा था, जिसका क्या नाम था, फेज ड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है। राजा नहीं था, राजकुमार था, प्रिंस था। उसका क्या कर दिया गया ना, हत्या कर दिया गया। हत्या कर दिया मतलब उसको मार दिया गया, बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया। और उसको जो मारने वाला था वो कौन था आपका, वो आपका था, देखो, ग्रेविलो प्रिंसेप था, ठीक है। मतलब कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था ड्यूक फर्डिनेंड, उसको मार दिया। कौन मार दिया, उसका हत्या कर दिया, कौन, ग्रेविलो प्रिंसेप, जो कि एक सर्बियन नेशनलिस्ट था, ठीक है। तो इसका हत्या कर दिया। सोचो, एक राजकुमार का हत्या कर देना, वो भी किसी देश का हो। ऑस्ट्रिया उस समय काफ़ी बड़ा कंट्री था, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब शक्तिशाली बोल सकते हो, पावरफुल बोल सकते हो। जैसे आज रसिया है, यूएसए है ना, वैसे ही उस टाइम ऑस्ट्रिया था, बहुत मजबूत कंट्री था, ठीक है। तो सोचो कि ऑस्ट्रिया मतलब इमीडिएट काउज वाज द एसिनेशन ऑफ फेज ड्यूक फर्डिनेंड, हिज मर्डरर वाज ग्रेविलो प्रिंसेप। मतलब क्या है कि ड्यूक फर्डिनेंड नाम का एक ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, उसका क्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। कौन मर्डर किया था उसका, ग्रेविलो प्रिंसेप ने किया था, जो कि सर्बिया का नेशनलिस्ट था, विथ टाइज टू द सीक्रेटिव मिलिट्री ग्रुप नोन एज ब्लैक हैंड विच रिजल्ट्स अबार। और वो जो प्रिंसेप था ना, ये जो प्रिंसेप था वो सर्बिया का नेशनलिस्ट था, और सर्बिया का नेशनलिस्ट होने के साथ साथ वो क्या था, एक मिलिट्री ग्रुप का सीक्रेट मेंबर था, जिसको उस मिलिट्री ग्रुप को क्या कहते थे, ब्लैक हैंड। जिसके कारण अब ये बात जो है वो ऑस्ट्रिया को भाई नहीं कि कोई आके, सर्बिया ऐसे भी उस टाइम उसका एक इनेमी के रूप में ही था, और उस देश का आके कोई मिलिट्री ग्रुप वाला जो कि ब्लैक हैंड से जाना जाता था, वो क्या कर दिया, इस राजकुमार का हत्या कर दिया गया फर्डिनेंड का। जिसके कारण ऑस्ट्रिया में रोष आया और वो हंगरी से मिला, दोनों एक अंपायर बनाया, वर्ल्ड वार का बिगुल बजा दिया, शंख बजा दिया। तो देखो, तो इतना चीज समझे ना कि वर्ल्ड वार स्टार्ट कैसे हुआ। स्टार्ट का जो न्यू था यही रखा गया था फ्रेंड, कि जो ऑस्ट्रिया का प्रिंस था उसको मार दिया, हत्या कर दिया, उसका असैसिनेट कर दिया। कौन कर दिया, ग्रेविलो प्रिंसिप। वो क्या था, सर्बिया का नेशनलिस्ट था, और एक मिलिट्री ग्रुप का सदस्य भी था, जो मिलिट्री ग्रुप का नाम क्या था, ब्लैक हैंड, ठीक है। अब मिलिट्री ग्रुप का था तब तो वार होना लाजमी था, वार हुआ भी, और एक ऐसा वार हुआ ना, 1.7 करोड़ लोग मारे गए थे फ्रेंड्स। सोचो, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करो, अभी यदि सोचो तो पॉपुलेशन उस हिसाब से कितना होता होगा, कितना होता आज। तो ओवरऑल देखो, इतने सारे लोग, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो मैं बात करूं क्या, कंक्लूजन क्या निकला इस वर्ल्ड वार में, जो कुछ भी हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन सा देश इन्वॉल्व था, क्यों हुआ ये चीज, सब कुछ आपको पता चला। जो चीज आपको डाउट है उसके लिए आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आपका वेदू औरा का ऐप है, आप कहीं भी जाके हमसे जुड़ सकते हो, मैं आपके लिए ही खड़ा हूँ, ठीक है। तो
तो देखो कंक्लूजन में कुछ चीजें, कंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसका जो नींव रखाया उसका एक समरी मैंने बोला, कंक्लूजन नहीं इसको समरी बोल सकते हो एक तरह से। तो सबसे पहले इसका जो बिगुल बजा था, जो शंख बजा था, जो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट का, वो 28 जून 1914 को हुआ था। क्यों? इसका सब कुछ टॉपिक्स ठीक है। सबसे पहले हुआ क्या था कि प्रिंसिप ने क्या किया था, फर्डिनेंड का हत्या कर दिया था। ठीक है, पहला रीजन। ठीक है, दूसरी चीज 28 जुलाई 19, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने के ड्यूरिंग में आया था चर्चा में। ठीक है, तो 28 जून 1914 को क्या हुआ था कि प्रिंसिप ने फर्डिनेंड की हत्या की थी। इसी कारण ना वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। सोचो, ये यदि नहीं होता, फर्डिनेंड की हत्या नहीं होती तो इतना बड़ा वर्ल्ड वार नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि 28 जुलाई यानी 28 जुलाई 1914 को 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, सर्बिया का ही था ना, ये प्रिंसिप कहाँ था, सर्बिया का ही था ना, उसके अगेंस्ट वार शुरू कर दिया कि एक सर्बिया का जो नेशनलिस्ट था उसी ने तो मारा था ना ड्यूक फर्डिनेंड को। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी उस समय क्या था, काफी ज्यादा दोस्ती था दोनों में। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सर्बिया पे अटैक कर दिया। अब सोच लिया कि उसको छोड़ेंगे नहीं, सर्बिया वाले ने मेरे एक राजकुमार को मारा है, हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ, वार डिक्लेयर हो गया कि अब वार होके रहेगा। 2 अगस्त 1914 को क्या हुआ, ऑटोमन अंपायर जो कि टर्की बोला जाता है, टर्की अभी उसकी राजधानी अंकारा भी है, तो ऑटोमन अंपायर और जर्मनी साइन क्या किया, एक सीक्रेट ट्रीटी किया अलायंस के लिए, मतलब साम्राज्यवाद के लिए वो तैयार हो गया था कि अब लड़ाई होने वाला है। इसमें ऑटोमन अंपायर यानी कि टर्की और जर्मनी साइन कर दिया था एक सीक्रेट ट्रीटी पे। उसके बाद 3 अगस्त को क्या हुआ, जर्मनी भी क्या कर दिया, वार के लिए डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी किस पे वार करना शुरू कर दिया, आपका आ गया जर्मनी किस पे पड़ा हुआ था, फ्रांस पे। मतलब सबको एक बहाना मिल गया कि अब वर्ल्ड वार नहीं रुकने वाला है, हर देश अब क्या करेगा, अपना वर्चस्व दिखाएगा दुनिया को। तो आपका जर्मनी किससे लड़ाई मतलब वार घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, फ्रांस से। फिर आप 4 अगस्त को 1940 को जर्मनी जो था वो हमला किया किस पे, बेल्जियम पे। मतलब सोचो लिंक एक दूसरे से बनता जा रहा था। जर्मनी किस पे, बेल्जियम पे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, पता ही होगा। ठीक है, फिर लीडिंग ब्रिटेन टू डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी। अब जर्मनी जो था बेल्जियम पे अटैक किया और ये जो लीड कर रहा था, सोचो यहां पे आपका ब्रिटेन जो था कितना बड़ा गेम खेला। जो लीड कर रहा था ना जर्मनी को, वो कौन कर रहा था, ब्रिटेन। अब जैसे ही ब्रिटेन आया तो इसको आर्मी का जरूरत, सोचो इसको कितना आर्मी का जरूरत, क्योंकि ये लीड कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको आर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बेचारा इंडिया इसको गया था सहायता देने, क्योंकि उस टाइम गुलाम था इंडिया यार, गुलाम था, मतलब जो चाहता था वो करवाता था अंग्रेज, तो इसलिए ये भी करवाना चाह रहा था इंडिया से, गया भी इंडिया। उसी का इम्पैक्ट है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट एक टॉपिक पढ़ने को हमको मिल रहा है। चलो देखो 10 अगस्त 1914, 10 अगस्त 1914 को क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने, जो कि त्रस्त था क्योंकि वो क्या था, राजकुमार को मार दिया गया था ड्यूक फर्डिनेंड को, इस कारण से उसने हमला कर दिया किस पे, रसिया पे। मतलब ओवरऑल लड़ाई शुरू हो चुकी थी, बिगुल बज चुका था, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था, सारे देश एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए थे। तो दो देखो ये अलायंस बता था किसमें किसमें, आपका एक ट्रिपल अलायंस था और एक आपका ट्रिपल एंटिटी था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आगे काम देगा यदि आप ऑनर्स सोशल साइंस। इसमें ट्रिपल अलायंस की बात करूं तो जर्मनी थे आपके, ऑस्ट्रिया हंगरी थे, इटली थे। ठीक है, फिर मैं बात करूं ट्रिपल एंटिटी की तो इसमें कौन थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, रसिया थे। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, एक कंक्लूजन दे दूं तो सबसे पहले मैंने बताया कि कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्व था, इसके पीछे रीजन क्या थे, कैसे स्टार्ट हुआ था, इफेक्ट क्या पड़ा। देखो 2 राष्ट्र में बटे थे, 2 ग्रुप में बटे थे वर्ल्ड वार फर्स्ट वाले लोग। पहला आपका अलाइड पावर था, दूसरा आपका सेंट्रल पावर था। इसका हिंदी भी चाहो तो लिख सकते हो, एक मित्र राष्ट्र था, ये मित्र राष्ट्र वाले थे, और एक क्या थे, धुरी राष्ट्र वाले थे।
बट हिंदी से तो आपको कोई फिर भी जान लो, ठीक है, लॉस नहीं करेगा। तो अलाइड पावर में कितने थे? रसिया थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, यूएसए थे, जापान थे, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगरिया थे, जर्मनी थे, ऑटोमन अंपायर थे। फिर मैंने क्या बताया कि आपके जो रीजन्स थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के वो बहुत सारे। एक इंपेरियलिज्म था जिसमें क्या था कि एक सिस्टम था जिसमें क्या करते थे कि एक पावरफुल नेशन अपने छोटे नेशंस को क्या करते थे, उस पर आधिपत्य जमाते थे। दूसरा क्या था? नेशनलिज्म था। नेशनलिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, क्योंकि हर देश एक दूसरे से क्या बढ़ना चाह रहा था? आगे बढ़ना चाह रहा था। दूसरी चीज़, ये ऐसा माना जाता था कि जब हम उसी से किसी देश से आगे तब बढ़ेंगे जब हम वॉर करेंगे। ये सेंस था लोगों में पहले में। मिलिट्रिज्म भी था, मतलब कि हर देश अपना मिलिट्री को मजबूत कर रहा था, गन्स वगैरह सप्लाइंग, गन्स बना भी रहा था, आपका आर्मीज को ट्रेंड कर रहा था, सब कुछ हो रहा था ना, तैयारी तो चल रही थी वर्ल्ड वार फर्स्ट की, ये तो पक्का था, बस बिगुल बजना था। फिर देखो उसके बाद अलायंस सिस्टम था, मतलब क्या था कि अपना हर देश अपना क्या कर रहा था? ताकत को बढ़ा रहा था। इसमें आपके दो अलायंस थे, कौन कौन थे? पहले आपके ट्रिपल अलायंस थे जो कि 1882 में आया था। फिर आपका ट्रिपल एंटिटी था जो कि 1907 में आया था। ट्रिपल अलायंस में क्या क्या थे? जर्मनी थे, ऑस्ट्रो हंगरी थे, इटली थे। आपका ट्रिपल एंटिटी में क्या था? फ्रांस था, ब्रिटेन था, रसिया था, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि वर्ल्ड वार स्टार्ट कैसे हुआ था? तो एक ड्यूक फर्डिनेंड नाम का ऑस्ट्रिया का राजकुमार था जिसकी हत्या कर दी थी किसने? गार्बिलो प्रिंसिप ने। ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का था और जो प्रिंसिप था वो सर्बिया का एक नेशनलिस्ट था। इस कारण से ऑस्ट्रिया वालों में रोष आ गई कि कैसे एक नेशनलिस्ट होके मतलब ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या कर सकता है। इस कारण से वर्ल्ड वार का बिगुल बजा था। इसमें कितने कंट्रीज थे? तो देखो इसके कंक्लूजन क्या निकले, आपका डेट कुछ कुछ है जो याद रखना है। उसमें से आपका 28 जून है जिस दिन हत्या हुआ था, ठीक है, फर्डिनेंड का। दूसरा आपका 1914 28 जुलाई को क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया और हंगरी ने डिक्लेयर किया था वार किस पे? सर्बिया पे। क्यों किया था पता ही होगा, क्योंकि मार गिराया था, सर्बिया का ही प्रिंसिप था वो। 2 अगस्त 1914 को क्या हुआ था? 2 अगस्त 1914 को कि ऑटोमन अंपायर जो था टर्की और जर्मनी जो था वो सीक्रेट साइन क्या किया था कि अलायंस, साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए एक अलायंस पे साइन भी किया था, ठीक है। फिर क्या था आपका 3 अगस्त को क्या हुआ था? जर्मनी जो था वो डिक्लेयर किया था वार किस पे? फ्रांस पे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है, 4 अगस्त 1914 को जर्मनी जो था वो बेल्जियम पे क्या किया था? हमला किया था। और उसका जो लीड कर रहा था वो कौन सा कंट्री कर रहा था? यही ब्रिटेन, जिसके कारण इंडिया आया था, इंडिया नाम आया था वहाँ पे, क्योंकि इंडिया के लोग भी इसमें थे। ब्रिटेन वाले जो थे इंडिया को भी लेके गए थे, इंडिया के आर्मी को भी लेके गए थे। इसलिए यहाँ पे 10 अगस्त फिर आता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया हंगरी ने फिर किस पे हमला करना शुरू कर दिया? रसिया पे। तो इतनी बातें आप समझे, अब समझ रहे हो, यहां से आपका चैप्टर फ्लो करेगा। मतलब अब अगले टॉपिक जैसे इन करेंगे तो आपका जो टॉपिक हो वो क्या होगा कि इंडिया में नेशनलिज्म जो आया था उसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, फिर आपका खिलाफत आंदोलन क्या था, फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों चलाया गया था। तो अब जो बातें होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। यहां तक आपका क्या था? एक इंट्रो समझ लो एक तरह से, कि आपको बस समझाने के लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि यदि आप फर्स्ट वर्ल्ड वार सोचो, यदि नहीं जानते तब आपको ये चीज मन में रहता ना कि सर आप पढ़ा तो रहे हैं नेशनलिज्म, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो वही मैंने बताया, ठीक है। तो ओवरऑल बातें इतनी थी। आपका 1914 को आपका वर्ल्ड वार जो चला था वो 1914 से लेके 1918 तक चला था। इसी बीच इंडिया अस्तित्व में आया था। महात्मा गांधी आपके 1915 में इंडिया आए थे अफ्रीका से लौट के। इसी बीच हमारा नेशनलिज्म का जो पौधा था वो पनपना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ओवरऑल बातें इतनी समझ में आई, मजा आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा आपको। आप यदि इस क्लास को एंजॉय करो तो प्लीज, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार लाइक करो सब्सक्राइब, नहीं, आप शेयर करो इसको। शेयर करने से ये नहीं कि शेयर करने से मैं अपना पब्लिसिटी चाहता हूं, नहीं, आपको ये शेयर इसलिए करना है क्योंकि ये चीज हर स्टूडेंट के पास पहुंचनी जरूरी है। ड्यू टू व्हाट? आपका यदि ये किसी के पास, आपके फ्रेंड के पास पहुंच रहा है तो सोचो ये कितनी बड़ी एक अचीवमेंट होगी मेरे लिए। अचीवमेंट इसलिए क्योंकि मेरे वजह से किसी स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे सोशल स्टडीज में, मैथ्स में, साइंस में। हमारे सारे सर आपके लिए डेडिकेटेड है, आप बस यहाँ जुड़े रहो। ये वेदू और आपकी जिंदगी बदलने वाला है, ठीक है। ओवरऑल बातें इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।